हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start our today's video. So now we are going to start Human Anatomy and Physiology Part 2 का Unit 4 Endocrine System. Endocrine System का Part 1 that is our Hormones का part है, ठीक है। So what do you mean by endocrine system? Endocrine system helps to develop striking difference in physical appearance, behavior as a girl or boy when enters into puberty. ये endocrine system जो है वो हमें डिफरेंस जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पता लगाने में मदद करती है। जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस से हमें पता चलता है, ठीक है। उनके बिहेवियर्स में चेंजेस होता है व्हेन जब बॉयज़ एंड गर्ल्स एंटर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब जब वो मैच्योर हो जाते हैं। प्यूबर्टी मतलब अपना 11, 12, 13 के एज में जब आ जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज प्यूबर्टी एज। जब वहाँ पे आते हैं तब उनमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आने लगते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली करता क्या है? तो जो गर्ल्स में है वो इस्ट्रोजन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू जो है, ठीक है, वो ब्रीस्ट में और हिप्स में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं। मतलब जो ब्रेस्ट है, ठीक है, मैमेलियन ब्रेस्ट जो है उसमें, और गर्ल्स के जो हिप्स हैं उसमें जो एडिपोज टिश्यू जो है, ठीक है, वो वहाँ पे जमा होना चालू हो जाता है। इसकी वजह से वो अ, उनका जो क्या बोल सकते हैं साइज़ है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट एंड हिप्स का साइज़ बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर उनका जो फीमेल शेप है वो बनना चालू हो जाता है, ठीक है। फिर इन बॉयज़ टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स टू बिल्ड अप मसल मास एंड एनलार्ज द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन था। एस्ट्रोजन क्या है? तो हार्मोन है, ओके। एंड बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन होता है, ओके। और वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो वो मसल बिल्डिंग में मदद करता है, मास बनाता है, ठीक है। लड़कों का मास बनाता है, उनके मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है, और उनकी जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसे एनलार्ज करता है। वोकल कॉर्ड को एनलार्ज करता है मतलब उनकी जो पिच होती है साउंड की वो कम कर देता है, लो कर देता है, ठीक है। गर्ल्स की जो साउंड की पिच होती है वो हाई होती है और लड़कों की कम होती है, इसलिए गर्ल्स का आवाज़ शार्प होता है, ठीक है। गर्ल्स का आवाज़ शार्प होता है क्योंकि उनमें जो है पिच हाई होती है, और लड़कों का आवाज़ कम होता है जो क्योंकि उनकी पिच होती है लो होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने सुपर सिस्टम क्या होता है? सुपर सिस्टम मतलब अपना जो नर्वस सिस्टम है और जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं हम लोग सुपर सिस्टम, ठीक है। सुपर सिस्टम में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं, इट इज़ आर सुपर सिस्टम। बाद में है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम मतलब क्या? तो ऐसी सिस्टम जो प्रोडक्ट सीक्रेट करती है डक्ट्स में। डक्ट्स मतलब जो बॉडी के पाइप्स होते हैं उन्हें डक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो जो प्रोडक्ट सीक्रेट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाती है वो डक्ट्स में भेजती है, और वो डक्ट्स पूरे बॉडी कैविटीज़ में वो प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन में क्या होता है? एंडोक्राइन में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो डायरेक्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, जिसके आजू बाजू सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो वो प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट सीक्रेट होने पे डायरेक्ट जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। तो सुपर सिस्टम में नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन में डायरेक्ट बॉडी कैविटी अपने डक्ट से होकर बॉडी कैविटी में, और एंडोक्राइन में अपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड के वजह से, ओके। तो हम लोग अभी एंडोक्राइन को ही
अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन में देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, तो अपना हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो अपना एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। फिर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है, लीवर है, एड्रेनालिन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ठीक है। फिर अपना ओवरी है, प्लेजेंटा, ठीक है, ओवरी प्लेजेंटा है, यूट्रस है, पिनियल ग्लैंड है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड है, ये तो अपना थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है। फिर ये अपना स्टमक सिक्रेट करता है हार्मोन्स, ठीक है। फिर अपने पैंक्रियास है, ठीक, किडनी है, फिर अपने टेस्टिस है। मतलब फीमेल्स के लिए ओवरी और प्लेजेंटा होता है, और टेस्टिस अपने मेल्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखे हुए वो हार्मोन्स है कि ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे थाइमस ने थाइमोपोएटिन सिक्रेट किया, ठीक है। वैसे ही अपना पिनियल ग्लैंड ने मेलेटोनिन सिक्रेट किया, थायराइड ने T3 T4 सिक्रेट किया, ठीक है। वैसे ये सब लिखे हुए हैं, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। आफ्टर दैट, व्हाट डू वी मीन बाय हार्मोन? ओके, व्हाट डू मीन बाय हार्मोन? सो हार्मोन बेसिकली क्या होता है, हार्मोन इज अ मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज्ड इन वन पार्ट, ठीक है। हार्मोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी में रिलीज होता है, मतलब एक जगह पे रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है। पर वो रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सेल इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब एक बॉडी के पार्ट में रिलीज हुआ, लेकिन पूरे जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स है उसकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट करेगा वो, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो अपने रिसेप्टर्स, जो अपने टारगेट सेल है, मतलब जहाँ पे उन्हें अपना इफेक्ट दिखाना है, रिस्पॉन्स जहाँ से आपको चाहिए, ठीक है, वहाँ के जो टारगेटेड सेल्स है उनके जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे शो देयर इफेक्ट, ठीक है, वहाँ पे वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ओके। सो मैनी हॉर्मोन्स मेंटेन होम्योस्टैसिस। अभी होम्योस्टैसिस तो आपको पता है, होम्यो यानी कांस्टेंट, और स्टैसिस मतलब स्टेट। तो बहुत सारे हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं, तो वो होम्योस्टैसिस मतलब कांस्टेंट स्टेट मेंटेन करते हैं बॉडी का, ठीक है। होम्योस्टैसिस अपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा है, ठीक है। तो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट रखा जाता है होम्योस्टैसिस के अंदर। तो उसे कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स हमारी मदद करते हैं, ठीक है। दे रेगुलेट एक्शन ऑफ स्मूथ कार्डियक मसल्स एंड सम ग्लैंड्स, ठीक है। वो स्मूथ मसल्स का, कार्डियक मसल्स का और कुछ ग्लैंड्स को भी फंक्शंस वो रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है, उनके एक्शंस रेगुलेट करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर दे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर रिस्पॉन्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लो देन कंपेयर्ड विद नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है, पता है ना। जैसे मैं अभी एक तवा है गरम, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो अब आपके ब्रेन को फटाक से सिग्नल पहुंचता है कि तवा गरम है, हाथ हटा लो करके, ठीक है। वो काम नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। बहुत फास्ट होता है, आपने हाथ रखा, फटाक से आपको गर्म लगा, आपने हाथ निकाल दिया। वैसे एंडोक्राइन सिस्टम का नहीं होता। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अभी हार्मोन छोड़े, अभी ये हार्मोन सिक्रेट करेगी, फिर वो हार्मोन टारगेट सेल के पास जाएगा, ठीक है। अभी उसने एक हार्मोन सिक्रेट किया, ठीक है, फिर वो गया अपने उसके टारगेटेड सेल के पास, फिर उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, ठीक है, फिर उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, ओके। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन नर्वस सिस्टम में वैसा नहीं होता, वो कभी कभी तो रिफ्लेक्स एक्शन भी दिखाता है। रिफ्लेक्स एक्शन पता है ना, मतलब ब्रेन ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचते नहीं हैं, वो खुद बॉडी खुद से एक्शन दिखा देती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। सो रिस्पॉन्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लो देन कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम, ओके। आफ्टर दैट, अभी ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स जो है उन्हें हम लोग ने क्लासीफाई किया है दो टाइप में। एक तो होते हैं अपने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल में थायराइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, स्टीरॉयड है, ओके। स्टीरॉयड दो इसमें डिवाइडेड है, कॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, ठीक है। फिर सेक्स हार्मोन में भी दो पार्ट्स होंगे,
एक है अपना मेल सेक्स हार्मोन, दूसरा है अपना फीमेल सेक्स हार्मोन। थायराइड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल की बात करें तो है अमाइंस, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड इकोसनॉइड। ठीक है, इकोसनॉइड में भी दो पार्ट्स हैं, एक है ल्यूकोट्रायंस एंड दूसरा है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, सो नेक्स्ट इज, अभी हम लोग इन सभी हार्मोन्स को डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट वाज ओवर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ओके, सो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स मतलब क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स क्या होते हैं? नाम में है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिपिड के अंदर सॉल्युबल होने वाले हार्मोन्स को कहते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ओके, सो फर्स्ट हार्मोन क्या है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का? तो इट इज स्टेरॉइड। ओके, स्टेरॉइड जो है वो सीक्रेट होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में, गोनाड्स में और प्लेजेंटा में। ठीक है, स्टेरॉइड जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में सीक्रेट होते हैं, गोनाड्स में सीक्रेट होते हैं, प्लेजेंटा में सीक्रेट होते हैं। ठीक है, उन्हें वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो एक यूनिक है, खुद में एक यूनिक है, जिसके मतलब यूनिक कैसे है? तो उसमें डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर एक स्टेरॉइड के हार्मोन पे एक अलग अलग डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स अटैच रहते हैं, जिसके वजह से दे मेक्स अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द फंक्शंस। तो हर एक स्टेरॉइड हार्मोन जितने बनेंगे, डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स अटैच होने की वजह से बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, और उनके वजह से हर एक स्टेरॉइड हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन है, अपना अलग अलग फंक्शन है। ओके, सो उनके फंक्शंस में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, सो आफ्टर दैट थायराइड। सो पहला है अपना स्टीरॉयड, स्टीरॉयड होने के बाद है अपना थायराइड। ठीक है, तो थायराइड में क्या होता है? थायराइड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय अटैचिंग आयोडीन टू टायरोसिन। ठीक है, मतलब जो अपना आयोडीन है वो जब टायरोसिन से अटैच होगा तब वो बनाता है थायराइड। ठीक है, मतलब जब अपना आयोडीन थायराइड से मिक्स होगा तब वो बनाएगा अपना थायराइड। ओके, और थायराइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो बेंजीन रिंग्स। ठीक है, और इन दो बेंजीन रिंग्स के वजह से जो अपना हार्मोन है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर ये बेंजीन रिंग नहीं होते तो वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन नहीं होता। ओके, सो आयोडीन एंड टायरोसिन मिलकर बनाते हैं थायराइड हार्मोन, और थायराइड के अंदर होते हैं दो बेंजीन रिंग जिसके वजह से वो लिपिड सॉल्युबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अपना नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में दो काम करता है, एक अपने हार्मोन्स के रूप में काम करता है और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। ओके, तो ये जो एंजाइम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस नाम का जो एक एंजाइम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सिंथेसिस है उसे कैटेलाइज करता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में कैटेलाइज करता है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस को फास्ट करता है। ठीक है, कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ओके, आफ्टर दैट वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। अभी लिपिड सोल्यूबल में कैसे था? जो हार्मोन्स लिपिड में सोल्यूबल थे दे वर कॉल्ड एज लिपिड सोल्यूबल। अभी जो हार्मोन्स वाटर में सोल्यूबल होंगे सो दे आर कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। ठीक है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते और लिपिड सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट इज अमाइन। ठीक है, अमाइन जो है वो अमाइनो एसिड्स जो है ना उनसे बनता है। ठीक है, इट इज़ रिमेन ऑफ अमाइनो एसिड। वो कैसे? तो अमाइनो एसिड में से जब हम कार्बन का ग्रुप हटा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अमाइनो एसिड में से निकाल देंगे तो हमारा बनेगा अमाइन। ओके, ठीक है, अमाइनो एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा तब बनेगा अमाइन। ओके, तो जब हम लोग टायरोसिन का मॉडिफिकेशन करते हैं, टायरोसिन जो है उसे हम लोग ने मॉडिफाई किया तो उसका एक तो डोपामाइन बन सकता है। ठीक है, वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो सकता है, वो एफिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो नॉर एपिनेफ्रिन में भी कन्वर्ट हो सकता है।
ठीक है। जब हम लोग टायरोसिन का मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो सकता है, एपिनेफ्रिन में या फिर नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ओवर पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड जो है, वेट, हाँ, सो दिस आर ओवर अमाइनो एसिड पॉलीमर। अमाइनो एसिड का पॉलीमर मतलब क्या? तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मतलब ये पॉलीमर्स है। ठीक है, मतलब इसका जो मोनोमर है, पेप्टाइड का जो मोनोमर है, मतलब ये मोनोमर्स है ना, तो ये होते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। ठीक, ओके। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, अगर सुनो, अगर सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स है, 4 पकड़ लो, 4 अमाइनो एसिड्स है, तो उन्हें कहा जाता है स्मॉलर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, मतलब 3 से लेके 49 अमाइनो एसिड्स अगर होंगे तो इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉलर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, और लॉन्गर कब होता है? अगर 50, अगर ऐसे जो अमाइनो एसिड्स है, अगर वो एक लाइन में 50 होंगे, 50 या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, तो फिर 200 तक, ठीक है, 50 से लेकर 200 तक अमाइनो एसिड अगर रहेंगे तो इट इज़ कॉल्ड हैज़ लॉन्गर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ओके। तो उसके एग्जांपल्स क्या हैं? अपने एंटी डायूरेटिक है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, समझा? और प्रोटीन, प्रोटीन भी सेम, प्रोटीन इज ऑल्सो प्रोटीन इज ऑल्सो अमाइनो एसिड पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो तो अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, वो तो हमें बहुत पहले से पता है, मतलब 12th में हम लोग ने सीखा था। वो प्रोटीन इज अमाइनो एसिड के पॉलीमर। ओके, several protein hormones such as thyroid stimulating hormone have attached to carbohydrate groups, therefore they are called as glycoprotein hormone। क्या बोल रहे हैं? सेवरल प्रोटीन हॉर्मोन्स, सेवरल जो प्रोटीन मतलब बहुत सारे जो प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब थायराइड, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो अटैच रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोटीन हार्मोन जिसके साथ प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ओके, ठीक है। फिर आते हैं अपने इकोसनॉइड। ओके, इकोसनॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? इकोसनॉइड हार्मोन्स, these are derived from एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड से ये डिराइव होते हैं। अब ये एराकिडोनिक एसिड क्या है? तो ये 20 कार्बन्स का फैटी एसिड है। ओके, 20 कार्बन्स का ये फैटी एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड। ओके, सो ये एराकिडोनिक एसिड से अपने इकोसेनॉइड्स बाहर आते हैं, मतलब डिराइव होते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लोकल हार्मोन है। ठीक है, मतलब ये लोकली काम करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज ये एक इम्पोर्टेंट सर्कुलेटिंग हार्मोन भी है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लोकल काम करेगा, ये सर्कुलेट होके भी काम करेगा। ओके, तो इसके भी दो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, एक है अपना प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, जिसे हम लोग पीजीज भी बोलते हैं, और दूसरा है अपना ल्यूकोट्रिन, जिसको हम लोग एलटीज भी बोलते हैं। ओके, सो पीजीज एंड एलटीज, ये इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं इकोसोनॉइड्स के। ओके, सो क्लासिफिकेशन आपको समझा होगा, आई होप। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स और वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल लिपिड में सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल होता है। लिपिड सोल्यूबल में स्टीरॉयड्स होते हैं। ठीक है, फिर थायराइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। वाटर सोल्यूबल में अमाइंस होते हैं, जो अमाइनो एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर निकालेंगे तो अमाइनो एसिड बनता है, अपना अमाइंस बनता है, सॉरी। फिर पेप्टाइड होते हैं, स्मॉलर पेप्टाइड होता है, लॉन्गर पेप्टाइड होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में अगर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगा दिया तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन बन जाता है। फिर अपने इकोसनॉइड है, इकोसनॉइड अरकेडोनिक एसिड में से डिराइव होते हैं, तो उन्हें इकोसनॉइड नाम दिया है। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये अपने स्टीरॉयड हार्मोन्स है, ठीक है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स है, ये नीचे वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है। ओके, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स में अल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिकोसोल है, एंड्रोजन है, कैल्सिट्रियोल है, टेस्टोस्टेरोन है। हाँ ठीक है, ये कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, ये सब यहाँ पे दिया है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये एक बार रेफ़र कर लेना, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके, ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो यू कैन रेफर दिस फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो नेक्स्ट इज आवर मैकेनिज्म। ओके, अपना मैकेनिज्म क्या होता है हार्मोन एक्शन का, ठीक है। मतलब जो अपने हार्मोन्स है, ठीक है, अपने जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी में कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जो हार्मोन जब सीक्रेट होता है, ठीक है, जब हार्मोन सीक्रेट होता है और हार्मोन से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो रिस्पॉन्स बेस्ड होता है दो चीज़ों पे, ठीक है। मतलब एक तो हार्मोन पे वो बेस्ड होता है और दूसरा होता है टारगेट सेल के पे, ठीक है। मतलब क्या, तो अलग अलग टारगेट सेल्स जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं एक ही हार्मोन को, बराबर ना। मतलब देखो, अगर ये तुम्हारा हार्मोन है, ठीक है, एक हार्मोन है, ठीक है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा कुछ और, ठीक है, ये टारगेट सेल के साथ रिएक्ट करेगा कुछ और दूसरे टारगेट सेल के साथ रिएक्ट करेगा कुछ और, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट सेल कौन सा है, कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है और वो उसका क्या काम है, ठीक है, वो उस हिसाब से काम करेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हार्मोन है तो सिर्फ यही बनाएगा या फिर यही बनाएगा, वो ये भी बना सकता है, वो ये भी बना सकता है, ठीक है। या फिर अभी अगर आपका टारगेट सेल ये है, ठीक है, इस पे अगर ये हार्मोन आ रहा है, ठीक है, और उस पे ये हार्मोन आ रहा है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो यही बनाए, यही बनाए, वो कुछ भी बना सकता है, वो ये भी बना सकता है, ठीक है। तो जो अपना रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए जो वो रिस्पॉन्स होता है, बराबर ना। तो वो डिपेंड करता है अपने हार्मोन पे और टारगेट सेल पे, ठीक है। जो जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो हार्मोन बराबर वैसे टारगेट सेल के पास जाके ही रिस्पॉन्ड करेगा, दूसरे टारगेट सेल पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। ओके, तो वैसे अपने एग्जांपल ले लो अपने इंसुलिन का। इंसुलिन स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल एंड सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज सेल। मतलब जो अपना इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो है वो अपने ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करता है अगर लिवर सेल में गया तो, लेकिन वो ट्राइग्लिसराइड का सिंथेसिस करता है अगर एडिपोज सेल के साथ बाइंड हो गया। मतलब जो इंसुलिन है वो अगर एडिपोज सेल के साथ है, ठीक है, एडिपोज सेल के साथ है तो वो ट्राइग्लिसराइड बनाता है, लेकिन अगर वो लिवर सेल के साथ है तो वो ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है। मतलब ये जो रिसेप्टर सेल्स है इनके वजह से अपना रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अमाइन यहाँ पे लिखा है ना, तो एग्जाम्पल ऑफ अमाइन मतलब क्या है यहाँ पे, तो अपने जो टायरोसिन था, ठीक है, उसने एक हार्मोन के साथ रिएक्ट करके डोपामाइन बनाया, लेकिन उसी टायरोसिन ने दूसरे हार्मोन के साथ रिएक्ट करके एपिनेफ्रिन बनाया, और उसी टायरोसिन ने तीसरे हार्मोन के साथ मिलकर नॉरएपिनेफ्रिन बनाया, ठीक है। सेल एक है, यहाँ पे हार्मोन तीन आ रहे हैं, इसलिए तीन अलग अलग रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं। नीचे क्या था, सेल सेल बदल रहे थे, हार्मोन एक था, बराबर ना, इंसुलिन था, वो एडिपोज सेल और लीवर सेल में जा रहा था। यहाँ पे सेल एक ही है लेकिन वो रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है। ओके, वैसे ही अभी जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं उनके जो क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है वो जहाँ पे रिसेप्टर होते हैं वो होता है इनसाइड द टारगेट सेल। मतलब ये जो अपना लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये अपना जो सेल है, ठीक है, अपना सेल है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो है ना उसके जो टारगेट सेल है, उसका जो टारगेट सेल है वो अंदर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर्स जो है वो अंदर प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो अपनी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
सेल की, ठीक है, वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, लिपिड बाइलेयर से, बराबर ना। तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो ये इसमें से सॉल्युबल होके इधर अंदर जा सकते हैं, बराबर ना। तो ये जो अपना हार्मोन है बाहर, वो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो इसके सेल के अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, ओके। लेकिन लेकिन वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो अपना टारगेट सेल है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो लिपिड बायलिपिड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बायलिपिड लेयर है, उससे ये लोग सॉल्युबल नहीं होते, तो वो अंदर नहीं जा सकते अगर इनके रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट हो तो। इसलिए फिर ये लोग बाहर, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो आके बाहर ही उनसे बाइंड हो जाते हैं, ओके। ये बात क्लियर है कि उनके रिसेप्टर बाहर क्यों होते हैं और उनके अंदर क्यों होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले इनका परफेक्ट मैकेनिज्म क्या है, ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म क्या है, देखो, ये जो हार्मोन्स हैं ये अपने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं। सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएंगे सेल के अंदर, उनके रिसेप्टर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, उनके रिसेप्टर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो जाते हैं सेल के अंदर, रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स अल्टर्स द जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो रिसेप्टर हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब रिसेप्टर और हार्मोन का जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो डीएनए उसके ऊपर का जो जीन एक्सप्रेशन होता है ना, उसे ये लोग अल्टर कर देंगे यानी चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो चेंज हुआ है, अभी ये जो नया जो जीन एक्सप्रेशन रेडी हुआ है, वो उसका एक फॉर्म, मतलब वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, बराबर ना। क्योंकि अभी हमें एक प्रोटीन सिंथेसिस करने का, बराबर, तभी हम लोग रिस्पॉन्स दे पाएंगे बॉडी को जो चाहिए, ठीक है। तो अभी इनका एक एमआरएनए बनेगा, जो जीन एक्सप्रेशन नया बना है उसका, वो जो एमआरएनए है अपना, ठीक है, ये जो एमआरएनए वो न्यूक्लियस से निकल के आएगा फिर से साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल के अंदर आएगा, राइबोसोम से वो कनेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम से वो राइबोसोम्स के अंदर चला जाएगा, और राइबोसोम्स यानी अपने जो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, वहाँ पे नया प्रोटीन बनेगा, ओके। देखो, ये जो हार्म बहुत ईजी है ना, हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अपने सेल के अंदर गए, साइटोसोल में से वो गए न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे उनका रिसेप्टर प्रेजेंट है, फिर वो रिसेप्टर से बाइंड हुए, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उन्होंने जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया, फिर वो जीन एक्सप्रेशन एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आया साइटोसोल में, वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उनसे जाके कहा अबे ये रेसिपी मैं लाया हूँ, इस हिसाब से एक नया प्रोटीन बना के दो। फिर उन्होंने एक नया प्रोटीन बनाया और इस नए प्रोटीन के वजह से हमें अपना रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। मतलब जो काम हार्मोन करने आया था वो काम कंप्लीट हो गया, ओके। सो इसका परफेक्ट मैकेनिज्म अभी हम लोग रीड करेंगे, ओके। सो एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, फर्स्ट फर्स्ट फ्री एलएचएस, फ्री एलएचएस मतलब फ्री लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है एलएसएच है, एलएसएच फ्री लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अपने जो हार्मोन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्लड में से आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। फिर वो जाते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के अंदर ये सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो लिपिड बाइलेयर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उनका टारगेट सेल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो लोग न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, फिर जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर देते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्पेसिफिक जीन्स को वो लोग ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, जो डीएनए पे प्रेजेंट है। फिर वो जो जीन एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो जो ट्रांसक्रिप्ट हुआ डीएनए है वो अभी एक न्यू एमआरएनए बनाता है, ठीक है। और वो एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर आता है साइटोसोल के अंदर, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाता है राइबोसोम के पास, फिर राइबोसोम बनाता है एक नया प्रोटीन, और जो
सेल की एक्टिविटी को अल्टर करता है, जिसके वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जो एक पर्टिकुलर हार्मोन का होना चाहिए। बराबर है? ईजी है, बहुत ईजी है, समझ गया। ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स का मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है, वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले अपना जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन था वो आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अभी आया सेल में। अभी वो सेल के अंदर तो नहीं जा सकता, बराबर ना, क्योंकि ये जो बायोलिपिड लेयर है, ये लिपिड का लेयर है ना, तो वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो इसे पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो उसके रिसेप्टर्स जो थे वो अपने सेल के ऊपर प्रेजेंट थे। हाँ, वो अपने सेल के ऊपर प्रेजेंट है, बराबर। तो वो जो हार्मोन आया, ठीक है, वो जो हार्मोन आया वहाँ पे वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वहाँ पे उसने बनाया जी प्रोटीन। वहाँ पे जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। ठीक है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद वो जी प्रोटीन ने क्या किया, तो वो जी प्रोटीन ने, देखो ये ब्लू कलर का जो है वो जी प्रोटीन है, और ब्लू कलर के बाजू वाला जो ग्रीन है वो है अपना एडिनलिन साइक्लेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन ने एडिनलिन साइक्लेस को एक्टिवेट किया। तो एडिनलिन साइक्लेस ने क्या किया, ये जो एटीपी है अपने जो सेल है इसके अंदर जो ये एटीपी है उसको कैंप में कन्वर्ट कर दिया। कैंप यानी क्या? कैंप यानी क्या? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में एटीपी को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये कैंप जो है ना वो अपना सेकंड मैसेंजर है। वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। ठीक है, तो कैंप ने क्या किया, कैंप ने जो प्रोटीन काइनेज था इनएक्टिव फॉर्म में था। ठीक है, प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म में था सेल के अंदर, प्रोटीन काइनेज जो था सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, उसे कन्वर्ट किया एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज में। ठीक है, मतलब इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया। अभी उस एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ने जाके जो प्रोटीन थे, इसका काम क्या होता है कि किसी भी प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन को एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है। ठीक है, ये प्रोटीन काइनेज क्या करता है, किसी भी प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर देता है। तो उसने क्या किया, ये प्रोटीन लिया और प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दिया, और जो एटीपी था उसे एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये जो एटीपी है उसको एडीपी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ठीक है, मिलियंस ऑफ phosphorylated proteins cause the reaction which produces a physiological response। अभी ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये जो अपना प्रोटीन बना है फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, वो अभी हमें रिस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक है, वो अभी हमें रिस्पॉन्स दिखाएगा, जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो इसके वजह से प्रोड्यूस होगा। ओके, सो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एक ये जो कैंप है वो एक्टिवेट होना बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो ये प्रोटीन काइनेज भी बंद हो जाएगा। प्रोटीन काइनेज बंद तो ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो रिस्पॉन्स भी नहीं दिखेगा, बराबर ना। ये कब तक ऐसा होगा, जब तक नया हार्मोन यहाँ पे आके बताता नहीं है कि ये चलो फिर से काम पे लग जाओ, फिर वही काम चालू होगा वाटर सोल्यूबल्स हार्मोन में। लिपिड का अलग था, लिपिड में यहीं पे बाइंड हो रहा था, और फिर अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सब जीन एक्सप्रेशन एमआरएनए होके प्रोटीन सिंथेसिस बन के रिस्पॉन्स मिल रहा था। यहाँ पे सब इसको एक्टिवेट ये कर रहा है, उसको वो कर रहा है, उसको वो कर रहा है, फिर एक प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन बन रहा है जो अब में रिस्पॉन्स दिखा रहा है। ओके ओके, सो एक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स तो नहीं होते, अरे ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर नहीं जा सकते। इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स इन रिसेप्टर्स से जाके मिलता है, बाइंड होता है, मतलब अपने इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है उसके जाके जब बाइंड होता है तो वो फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, फर्स्ट मैसेंजर की तरह काम करने लगता है, और ये जो फर्स्ट मैसेंजर है वो आगे जाके अपना सेकंड मैसेंजर बनाने वाला है ना। सेकंड मैसेंजर मतलब अपना कैंप,
साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कैंप, ठीक है। तो अपना हाँ, ये अपना सबसे कॉमन मैसेंजर है अपना साइक्लिक एएमपी, सबसे कॉमन मैसेंजर है अपना साइक्लिक एएमपी, ओके। तो ये जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है, ठीक है, मतलब ये अपने जो फर्स्ट मैसेंजर्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं ब्लड में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, रिसेप्टर्स को बाइंड होते हैं, फिर ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन अपना मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को मतलब अपना जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। फिर ये जो जी प्रोटीन है ये एडिनलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, बराबर। मतलब ये हार्मोन जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जी प्रोटीन एडिनलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर ये एडिनलिन साइक्लेज जो है वो एटीपी को कन्वर्ट करता है कैंप में, ये जो अपना एटीपी है उसको कन्वर्ट करता है कैंप में, ठीक है। और ये सब रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है अपना साइटोसोल के अंदर, ठीक है। जो ये जो कैंप है वो एक्टिवेट होता है, वो साइटोसोल के अंदर एक्टिवेट होता है। तो ये जो एटीपी हाँ, तो ये एटीपी जो है, हाँ हाँ, जो अपना एडिनिलीन साइकिलेज है वो साइटोसोल के अंदर आता है, फिर वो एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस ये जो पूरा रिएक्शन है वो साइटोसोल में होता है सेल के, ठीक है। फिर ये जो कैंप है वो अपना सेकेंड मैसेंजर जो है वो एक्टिवेट करता है अपना प्रोटीन काइनेस को, ठीक है। प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो प्रोटीन काइनेस है वो है अपना एंजाइम, ठीक है। एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट, फॉस्फोराइलेट का मतलब होता है टू ऐड अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। प्रोटीन काइनेस के बारे में एक 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज प्रोटीन काइनेस। प्रोटीन काइनेस इज एन एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट दैट इज टू ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन द अदर सेल्यूलर प्रोटीन्स, मतलब दूसरे जो सेल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके उनको फॉस्फोराइलेट करना, यानी उन्हें उनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, ओके। तो फिर ये जो प्रोटीन काइनेस है जो भी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, वो दूसरे जो प्रोटीन्स है सेल्यूलर प्रोटीन्स है या फिर एंजाइम्स है उन्हें एक्टिवेट उन्हें फॉस्फोराइलेट करता है, यानी उस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, ठीक है। तो इसके वजह से हाँ, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एक्टिवेट हो, ठीक है। अभी कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फॉस्फेट आने की वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। वो भी हमारे एक मतलब होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वही मदद करते हैं इनएक्टिव होने की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिवेट होते हैं, कुछ इनएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन जो है वो कॉज करते हैं रिएक्शन, जिसकी वजह से हमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमें चाहिए वो रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए मिलता है। फिर कुछ ब्रीफ पीरियड के बाद ये जो एंजाइम है फॉस्फोडाइस्टरेज, ये फॉस्फोडाइस्टरेज नाम का जो एंजाइम है इम्पोर्टेंट, फॉस्फोडाइस्टरेज नाम का जो एंजाइम है वो इनएक्टिव करता है कैंप को। कैंप यानी कौन, अपना साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो था, जो प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर रहा था, उससे जाके इन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से सेल रिस्पॉन्स जो मिल रहा था वो बंद हो जाता है, ठीक है। और ये कब तक ऐसा होता है, जब तक अपना नया वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, हार्मोन का मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से फिर से आकर जब तक बाइंड नहीं होता तब तक ये बंद हो जाता है, ठीक है। फिर जब नया मॉलिक्यूल आके बाइंड होगा तब ये सब फिर से चालू हो जाएगा, ओके। ये रिएक्शन फिर से चालू हो जाएगा, वेरी इजी, ओके। यहाँ तक समझा है सभी को। ये था लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का मैकेनिज्म। और वाटर सोल्यूबल हार्मोन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी इजी है, ओके ओके। यहाँ पे अपना हार्मोन्स का पार्ट कंप्लीट होता है, और इसके आगे है अपना ग्लैंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट, टिल दैट गुड बाय।